हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून अगेन। आ जाओ बेटा, सभी आ जाओ जल्दी। ली चैटेलियर चैटेलियर प्रिंसिपल है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हेलो हेलो एवरीबॉडी, हेलो। तो यू नो कि पहले वी वर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नाउ वी आर वर्किंग विद द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज ऑलरेडी सेट अप एंड if we change any condition at equilibrium then how can we reach again equilibrium position, फॉरवर्ड जाके या बैकवर्ड जाके, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके बारे में हमने जो टॉपिक अभी उठाया ही था कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशन ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और चेंज क्या क्या कर सकते हो आपने अभी देखा। चेंज इन कंसंट्रेशन में कर सकते हैं, इस पॉइंट को कंप्लीट भी किया था हम लोगों ने। आप चेंज इन प्रेशर या वॉल्यूम भी देख सकते हो बेटा, चेंज इन टेम्परेचर भी देख सकते हो, और कैटेलिटिक कंडीशन अगर डालते हो तो उसमें भी चेंज दे सकते हो, और इनर्ट गैसेस का भी चेंज दे सकते हो। गुड आफ्टरनून साक्षी, गुड आफ्टरनून। ली चैटेलियर प्रिंसिपल में हमने पहले इफेक्ट देखा, देखो बेटा अभी कंप्लीट किया था हम लोगों ने कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस, वो पॉइंट कंप्लीट किया था। इसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट था, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। करें स्टार्ट बेटा, कैन आई कंटिन्यू? गुड आफ्टरनून फरहीन, गुड आफ्टरनून। अभी पहले हमने क्या देखा, कंसंट्रेशन का चेंज, उसका इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरे फैक्टर, अदर फैक्टर, वो क्या हो सकते हैं। तो देखो इसमें आपको प्रेशर और वॉल्यूम को साथ में लेके चलना बेटा, तो इजी हो जाएगा आपका काम, जो होगा समझने में इजी हो जाएगा। चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, यहां पर देखो स्पेशली प्रेशर और वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि हम कंटेनर चेंज करते हैं। ये जो आपका है उसमें हम कंटेनर चेंज करते हैं, प्रेशर या वॉल्यूम में जो चेंज करते हैं वो हम कंटेनर चेंज करते हैं। सपोज मैं आपको इसको, मैंने वॉल्यूम चेंज का मतलब समझ लो आप, कि सपोज मैंने एक बड़ा वेसल्स लिया, एक मैंने वेसल्स लिया और यहां पर H2 और I2 वाला इक्विलिब्रियम बनाया मैंने, सपोज 2HI वाला, और यहां पिस्टन लगा हुआ था, ऐसे ऐसे मैंने गैस को दबा रखा था। यहां पर कोई प्रेशर था, सपोज प्रेशर था। अब मैंने क्या किया, अब मैं दोनों चीजें बोल सकता हूं यहां पर कि वॉल्यूम इतना था और उस पर कुछ जो प्रेशर लग रहा था वो प्रेशर था। अब मैंने पिस्टन को ऊपर खींच लिया बेटा। सपोज अगर आप ऊपर खींचोगे पिस्टन को तो क्या इफेक्ट आएगा, गैस के ऊपर से पिस्टन आप ऊपर ले गए और यहां ले आए, ऊपर की तरफ ले आए। जब आप ऊपर ले गए तो अब वॉल्यूम देखो बढ़ गया ना आपका। अब वही H2I2 इतनी सारी जगह के अंदर आ गया, तो अब आपका वॉल्यूम ये हो गया। तो वॉल्यूम ये हो गया तो अब वॉल्यूम बढ़ गया है, तो वॉल्यूम आपका हुआ है इंक्रीज। वॉल्यूम जो अब हुआ है पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है बेटा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो आप इसको प्रेशर क्या बोलोगे, अब आप क्या क्या हो गया, डिक्रीज। वैसे भी देखो पिस्टन ऊपर गया है, पिस्टन जितना नीचे की तरफ जाएगा तो उतना ज्यादा दबाएगा गैस को, प्रेशर ज्यादा आएगा, इतने की तरफ दबाएगा। तो इस चीज का मतलब हमें समझना है कि जो कंटेनर के रिस्पेक्ट हमने देखना है कि वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर घट रहा होगा, वॉल्यूम कम कर रहे होंगे तो प्रेशर बढ़ रहा होगा बेटा। तो ये चेंज अगर हम करते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, तो एक इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ सकता है।
तो इस चीज को देखने के लिए बेटा आपको केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस आप ये देखोगे, अगर आपका केस फर्स्ट में क्या है कि जो रिएक्शन आप कर रहे हो उसमें डेल्टा एन गैसियस 0 है, मतलब समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट गैसियस इज इक्वल टू समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट गैसियस इक्वल है, देन आपका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग इन प्रेशर और वॉल्यूम, किस पर, ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर नंबर ऑफ मोल्स आपके बराबर है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल बराबर है, तो आपका प्रेशर या वॉल्यूम में कोई चेंज करोगे तो कोई भी आपका इफेक्ट नहीं आएगा बेटा इक्विलिब्रियम पर। जैसे एग्जांपल मैं कह दूं कि H2I2 गैस ले लिया, H2I2 का सब कुछ न्यूमेरिकल से भी आगे प्रूव भी करेंगे हम, 2HI गैस ले दिया, अभी थियोरेटिकली समझते हैं। और मैंने कहा कि इसको मैंने एक किसी भी कंडीशन पे कर दिया कि भाई उसमें प्रेशर बढ़ा दिया या वॉल्यूम घटा दिया, बिकॉज यहाँ पर 1H2 1I2 और 2HI, तो डेल्टा एन तो 0 है इस रिएक्शन के लिए। तो इस रिएक्शन पे मैं वॉल्यूम कितना भी चेंज करता रहूं तो इसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो डेल्टा एन 0 है, इसलिए नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम चेंजिंग। इक्विलिब्रियम बन चुका है। इक्विलिब्रियम बनने के बाद ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं, देन क्योंकि नंबर ऑफ मोल जब इक्वल की साइड है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन आपका लोअर कंडीशन के अंदर है या लोअर प्रेशर में है या हायर प्रेशर में है, तो नो इफेक्ट ऑन पोजीशन। क्लियर बेटा। केस नंबर फर्स्ट, सबसे पहले किसको चेक करना है, लेट द चेक डेल्टा एन, बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व करना है। डेल्टा एन चेक कर लो पहले, अगर डेल्टा एन 0 आ रहा है तो आप बोलोगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मैं वॉल्यूम या प्रेशर को डबल ट्रिपल हाफ कितना भी करता रहूं, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इज इट क्लियर। चले आगे। अगर आपका केस सेकंड, वॉल्यूम चेंज, अगर डेल्टा एन नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा एन नॉट इक्वल टू 0 है बेटा, अगर डेल्टा एन नॉट इक्वल टू 0 है तो यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन अफेक्टेड होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज अफेक्टेड। तब इक्विलिब्रियम पोजीशन अफेक्टेड होगा, किससे अफेक्टेड होगा, बाय चेंजिंग प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करोगे, डेल्टा एन आपका 0 नहीं है तो इफेक्ट पोजीशन जो होगा वो इफेक्ट होगा। अब पॉइंट आता है कैसे इफेक्ट होगा। अगर आप प्रेशर कम करते हो, देखो अगर आप प्रेशर डाउन करते हो, इफ प्रेशर डाउन करोगे, जब कभी भी प्रेशर डाउन करोगे तो वो क्या है, प्रेशर डाउन कर दिया आपने तो वो प्रेशर वापस मेंटेन करना चाहेगा, और प्रेशर किससे मेंटेन हो सकता है, नंबर ऑफ मोल से हो सकता है। तो प्रेशर कम करने का मतलब ही बेटा वॉल्यूम इंक्रीज करना है। अपने आप बात समझनी है, एक बात से दूसरी बात को समझना है। अगर मैं प्रेशर कम करता हूं तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और प्रेशर कम करता हूं तो इक्विलिब्रियम को वापस प्रेशर मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ मोल ज्यादा बनाने चाहिए। इसलिए जब भी मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन। यहां पर फॉरवर्ड बैकवर्ड याद नहीं करना बेटा, आपने ये याद करना है, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन विच हैज, चाहे वो फिर फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, विच हैज मोर मोल्स ऑफ सब्सटेंस। चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो बेटा, चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो, क्योंकि आपने प्रेशर कम किया है। मैंने क्या बोला था, ली शेटलियर क्या बोलता है, जो चेंज करोगे ना उस चेंज के पोजीशन में चलेगा। जैसे आपने प्रेशर कम कर दिया तो अब वो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, जहां प्रेशर ज्यादा बने, और प्रेशर बनाएगा कौन, अंदर गैस के पार्टिकल है वही तो बनाएंगे, तो इसलिए इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर आपका मोर नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस हो।
या इसी चीज को मैं अपोजिट भी लिख सकता था। देखो, इफ प्रेशर में क्या कर दूं, इंक्रीज, ऊपर का मतलब मैं इंक्रीज लिखता हूं बेटा, और नीचे का मतलब डिक्रीज। प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो इसका मतलब वॉल्यूम जो मैं कर रहा हूं वो डिक्रीज कर रहा हूं। तो अब क्या होगा, प्रेशर मैंने इंक्रीज कर दिया, तो प्रेशर इंक्रीज है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जो प्रेशर को डाउन करे। तो डाउन तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ मोल वो कम करने लग जाए अपने। तो प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम is shifted in that direction which has, ये मोर था, यहां लेस आ जाएगा बेटा, लेस मोल ऑफ सब्सटेंस। चाहे आप प्रेशर का इफेक्ट देख लो, चाहे वॉल्यूम का, इजी वे में याद रखो। अगर प्रेशर कम कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम उस साइड में मूव करेगा जहां पर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, और प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर, बढ़े हुए प्रेशर को खत्म करने के लिए नंबर ऑफ मोल कम साइड के अंदर वो मूव करेगा। जैसे एज एग्जांपल मान लेते हैं अपने पास ये रिएक्शन है PCl5 गैस, PCl3 गैस और Cl2 गैस। अब मैंने आपको कह दिया कि ये आपने इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ था। अब सपोज मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखो, अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन जाना है तो इधर 1 नंबर मोल है और इधर 2 नंबर ऑफ मोल है, PCl3 और Cl2 2 है। तो मुझे ज्यादा नंबर ऑफ मोल की तरफ जाना है, तो मोर नंबर ऑफ मोल की जाना है तो प्रेशर कम करना पड़ेगा फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मुझे फॉरवर्ड जाना है, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाना है, फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन आप देखो मोल ज्यादा है, मोल मोर है, तो इसके लिए कंडीशन जो रहेगा, लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड, लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड। अगर आपने इस केस के अंदर ऐसा कर दिया बेटा, सपोज इस केस में आपने प्रेशर बढ़ा दिया, ऊपर वाली रिएक्शन में आपने अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम किधर फिक्स जाएगा, या नंबर ऑफ मोल कम होंगे। प्रेशर इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड क्यों गया बेटा, बैकवर्ड क्यों जा रहा है, लेस नंबर ऑफ, लेस मोल। बैकवर्ड डायरेक्शन में 1 मोल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 मोल है। तो आपको यहां फॉरवर्ड बैकवर्ड याद नहीं करना बेटा। प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट देखते हो, यू आर सपोज टू, यू नीड टू लर्न द कंडीशन ऑफ प्रेशर। वॉल्यूम अपने आप आ जाएगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल कम है, और प्रेशर कम करोगे तो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। नंबर ऑफ मोल दोनों साइड बराबर है, देन कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसलिए हम कहते हैं कि डेल्टा एन नॉट इक्वल टू 0 होता है, देन हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन इज अफेक्टेड बाय चेंजिंग प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाओगे तो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल कम है, प्रेशर कम करोगे तो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। क्लियर, क्लियर बेटा, चलूं आगे। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा पॉइंट। एक एग्जांपल और शेयर कर देता हूं मैं आपके साथ, ली शैटेलियर का। एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखो, मैं सपोज ये एग्जांपल करता हूं, हम क्या करते हैं कि सपोज अमोनिया की फैक्ट्री लगाते हैं। तो अमोनिया की फैक्ट्री लगाते हैं तो N2 गैस और 3H2 गैस है, और इससे अमोनिया बन रहा है। अब मुझे सपोज ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाना है, तो प्रेशर की कंडीशन क्या रखनी चाहिए, हाई यील्ड ऑफ अमोनिया। क्या करना चाहिए, देखो मुझे हाई यील्ड ऑफ अमोनिया देखना है, तो मुझे बेटा प्रेशर की टर्म देखनी है। तो प्रेशर में देखूंगा इधर नंबर ऑफ मोल्स जो जा रहे हैं 1 और 3 4 है, इधर नंबर ऑफ मोल्स जो बैलेंस इक्वेशन में 2 है, तो मुझे लेस नंबर की तरफ जाना है। हाई यील्ड ऑफ अमोनिया के लिए मुझे कहां जाना है, टू लेस मोल। अगर लेस मोल है मेरे पास, तो मोल का नंबर अगर लेस है, लेस मोल्स की तरफ जाना है, तो इसका मतलब प्रेशर रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रेशर हाई। तो इसका मतलब अमोनिया अगर ज्यादा से ज्यादा बनानी है तो आप प्रेशर बढ़ाओ, क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे आप,
तो प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग टुवर्ड लेस मोल डायरेक्शन। तो और लेस मोल ऊपर देखो अमोनिया वाली साइड में है, तो ज्यादा से ज्यादा आपका अमोनिया बन जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से काफी कुछ क्रिस्टल क्लियर है कि प्रेशर को फॉरवर्ड या बैकवर्ड से याद नहीं करना, प्रेशर को याद करना है कि जहां प्रेशर बढ़ाओगे तो जहां कम नंबर ऑफ मोल है उस तरफ जाएगा इक्विलिब्रियम, प्रेशर कम करोगे तो अपोजिट में जाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपका था। और प्रेशर का वॉल्यूम की टर्म में ही सोल्व करना है, मतलब वॉल्यूम की टर्म में सोचोगे तो सीधा दिखेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा है उस तरफ चला जाएगा, वॉल्यूम कम करोगे तो जहां नंबर ऑफ मोल कम है उस तरफ चला जाएगा। आपको कई बार क्या होता है कि यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन फिजिकल इक्विलिब्रियम में हो सकता है बेटा। देखो जैसे आइस फॉर्मेशन, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं आइस फॉर्मेशन। आइस फॉर्मेशन है तो आइस फॉर्मेशन में क्या होता है कि वाटर जो लिक्विड होता है H2O लिक्विड, वही आपका कन्वर्ट होकर के H2O वेपर बना रहा है। H2O वेपर बनता है बेटा, ये वेपर क्या, आपको तो आइस बनानी है ना, इस बार आइस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, आइस बना रहे हो। तो आइस बना रहे हो, इस बार देखो आपके पास मास तो इक्वल है, इधर भी 1H2 है, इधर भी 1H2 है, यहां पर मास इक्वल है। और इस बार वो रूल नहीं लगेगा क्योंकि ये गैसेज नहीं है, अब ये लिक्विड है, इसलिए डेल्टा एन वाला केस नहीं लगाना बेटा, इसलिए मैं नोट में लिखवा रहा हूं ये पॉइंट। अब क्या करोगे, इधर लिक्विड है इधर आइस है, तो आपको पता है कि जो लिक्विड और आइस होता है अगर दोनों का अमाउंट सेम हो तो डेंसिटी लो होती है आइस की डेंसिटी लो है। अगर लो डेंसिटी है तो वॉल्यूम हाई है, डेंसिटी लो है तो इसका मतलब वॉल्यूम हाई, मास इक्वल है, मास कांस्टेंट है, 1H2 इधर है 1H2 इधर है, तो इट मींस डेंसिटी आइस की डेंसिटी बेटा लो होती है। तभी तो आपने देखा, तभी तो टाइटैनिक बनी थी, पानी के ऊपर आइस बर्ग जो होते हैं तैरते रहते हैं, इसका मतलब पानी भारी है, पानी डेंस है, वो नीचे रहता है, और जो आइस होती है वो हल्की होती है, ऊपर की तरफ तैरती है, आइसबर्ग ऊपर की तरफ तैरते हैं। इट मींस आइसबर्ग जो होता है या आइस जो होता है उसका डेंसिटी लो है। डेंसिटी लो का मतलब है वॉल्यूम हाई है, किसके कंपैरिजन में, लिक्विड के कंपैरिजन में। लिक्विड जो होगा वो हाई डेंसिटी है लिक्विड का। अगर डेंसिटी हाई है तो आपका इसका मतलब वॉल्यूम लो है। तो अब सपोज आपको कहां जाना है, देखो हाई वॉल्यूम की तरफ, हाई वॉल्यूम की तरफ अगर बनाना है तो मोर हाई प्रेशर चाहिए आपको, हाई वॉल्यूम की तरफ लो प्रेशर चाहिए। तो इसका मतलब आइस बनाने के लिए हमें लो प्रेशर का रिक्वायरमेंट है। हमें सपोज इधर जाना है फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, इधर जाना है, तो उधर वॉल्यूम हाई है, इसका मतलब प्रेशर लो चाहिए हमें, लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड, लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड। याद रखना बेटा, ये इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको आइस फॉर्मेशन करना है तो आइस फॉर्मेशन के लिए प्रेशर की क्या कंडीशन होनी चाहिए, लो प्रेशर। अमोनिया फॉर्मेशन करना है, ये सब फैक्ट्रियां होती हैं, सब इंडस्ट्री इन्हीं बेसिस पर चलती है, सारा इंडस्ट्री का केमिस्ट्री है ये। अगर आपको अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बनाना है, क्योंकि अमोनिया को बनाने वाली इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, और आपको फिर ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाना है, तो आपको नंबर ऑफ मोल लेस है, इसलिए प्रेशर हाई करना पड़ेगा। बट अगर आइस के केस में देखें तो आइस में फिजिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल नहीं है, क्योंकि केमिकल चेंज नहीं हो रहा, पहले भी H2 है बाद में भी H2 है। तो हम क्या करेंगे, फिर डेंसिटी से चेक कर लेंगे, वॉल्यूम देख लेंगे, और वॉल्यूम से फिर प्रेशर की कंडीशन लगा देंगे। तो हाई वॉल्यूम की तरफ हमें जाना है तो इसका मतलब प्रेशर लो रिक्वायरमेंट है, तो लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर मोर आइस फॉर्मेशन। क्लियर? तो ऐसे ऐसे एग्जांपल आपके पास आएंगे बेटा। तो अभी तक देखो हम चेंज किस किस के अंदर सीख चुके हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, और साथ में हम किस में देख चुके हैं, चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, वो कैसे होता है चेंज, ये भी हम वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर में हमारे पास रिएक्शन दो टाइप की होती है। देखो चेंज इन इफेक्ट टेम्परेचर में एक हमारे पास होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। सपोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखें हम, मतलब इसके लिए हमें आइडिया होना चाहिए कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। सपोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपके पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा और प्लस हीट बनेगी, हीट निकल रही है प्रोडक्ट के साथ। अब सोचो जरा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्टेंट में हीट बन रही है। अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ध्यान से देखना बेटा,
अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो हीट बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हीट बढ़ जाएगी। बढ़ी हुई हीट खत्म करनी है तो क्या करेगा, बढ़ी हुई हीट को प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने लग जाएगा, जो एक्स्ट्रा हीट है वो प्रोडक्ट लेके रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने लग जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब उसको हीट चाहिए ही नहीं, वो तो ऑलरेडी हीट निकाल रहा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम जो होगा, शिफ्टिंग जो होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, शिफ्टिंग बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर इसी रिएक्शन में आप ये चीज सोचो कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है आपका, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट प्लस हीट है, और मैं टेम्परेचर कम कर दूं, टेम्परेचर कम कर दूंगा तो हीट कम हो गई, हीट कम होगी तो मुझे वापस हीट मेंटेन करनी है, तो रिएक्टेंट क्या आएगा, प्रोडक्ट में आएगा और वो वापस जो हीट कम हुई है उसको बना देगा। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसी में टेम्परेचर बढ़ाया तो बैकवर्ड, और टेम्परेचर कम करोगे तो यही रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड चली जाएगी, फॉरवर्ड। मतलब जो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एक्सोथर्मिक का रिएक्शन के देखो जनरली एग्जांपल आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये अमोनिया वाला, ये याद करने वाली है कौन कौन सी रिएक्शन एक्सो है कौन सी एंडो है। ज्यादातर दो चीजें जुड़ के जब कोई चीज बनती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बट नॉट ऑलवेज। N2 + 3H2 मिलके क्या बन रहा है, अमोनिया। दो चीजें जुड़ के जब अमोनिया बना रही है तो जनरली हीट निकलती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो मोर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया भी थोड़ी देर पहले आपने देखा, मोर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मोर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अगर आप अमोनिया की फॉर्मेशन के हिसाब से देखो बेटा, प्रेशर के हिसाब से देखा तो लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ जाना था, आपको लेस नंबर मोल की तरफ जाना था, मतलब प्रेशर हाई चाहिए था, हाई प्रेशर। लेकिन टेम्परेचर के बेस पर देखो, टेम्परेचर में हीट ऑलरेडी बन रही है, तो ऑलरेडी बन रही है तो इसका मतलब हमें मोर फॉर्मेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट को कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा। लो टेम्परेचर रखोगे हीट कम होगी तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। अमोनिया के केसेस में आपको हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर चाहिए होता है जनरली, बट ये याद रखना होता है। कुछ एग्जांपल अपने करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, तो उसमें आपको याद रखना है कि कौन सी रिएक्शन जो होती है जनरली, मैंने जैसे बोला है कि किसी चीज को ब्रेक करते हो तो हीट देनी पड़ती है, और जनरली दो किसी चीजों को जोड़ते हो तो हीट निकलती है, बट ऐसा ऑलवेज नहीं होता। जैसे N2O2 भी इवन जुड़ रहे हैं लेकिन उसमें उल्टा एनर्जी देनी पड़ती है N2O2 में। तो अमोनिया के केसेस के अंदर जो आपकी है वो हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे तो फॉरवर्ड जाएगी। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? चलता जाऊं आगे। थ्योरी क्लियर है? क्योंकि अब न्यूमेरिकल नहीं, अब थियोरेटिकल पार्ट आ गया बेटा। अगर हम एक्सो की बजाय देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन सोचे हम, सपोज वी हैव एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक में देखो एंडोथर्मिक का रिएक्शन का मतलब है हमें हीट देनी पड़ेगी, एंडो तो रिएक्टेंट को आप हीट दोगे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट। अब हम इसमें क्या करते हैं, दो चीजें, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या होगा, देखो रिएक्टेंट प्लस हीट, ये प्रोडक्ट है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो हीट भी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने से हीट बढ़ जाएगी, तो बढ़ी हुई हीट को क्या करेगा, रिएक्टेंट लेकर के एक्स्ट्रा हीट को प्रोडक्ट की साइड चला जाएगा। तो ऐसे केसेस में एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि उसको हीट चाहिए, आप दे दो ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन। हीट बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। बट अगर यहां पर आप रिएक्टेंट प्लस हीट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है, अगर टेम्परेचर कम कर दोगे, आप डाउन कर दोगे, तो हीट भी डाउन हो गई। अब हीट वापस मेंटेन कैसे हो सकती है कि जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाए और हीट को बनाने लग जाए, तो वापस वो मेंटेन हो जाएगी हीट। तो इसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर कम करूंगा तो बैकवर्ड चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन।
तो जनरली क्या है कि आपका जो एंडोथर्मिक रिएक्शन, जनरली एंडोथर्मिक क्या होती हैं, जिनमें ब्रेकअप होता है, जिसमें पार्टिकल टूट के बनते हैं, वो एंडोथर्मिक होता है। जैसे PCl5 है, जैसे PCl3 प्लस Cl2, या माइनस हीट होती है। इसको रिएक्टेंट साइड ले जाओगे तो प्लस हो गया, माइनस हीट का मतलब हो गया ये आपकी हीट एंडोथर्मिक आ गई। ऊपर दूसरी साइड ले आओगे तो इसको ऐसे लिखोगे PCl5 प्लस हीट PCl3। तो ये एग्जांपल ऐसा है जो आपका हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो फॉर डिसोसिएशन ऑफ मोर डिसोसिएशन ऑफ PCl5, फॉर मोर डिसोसिएशन ऑफ PCl5, आपको PCl5 का ज्यादा डिसोसिएशन करना है तो हाई नंबर ऑफ मोल है, इसलिए प्रेशर लो करना पड़ेगा, लो प्रेशर, और हीट देनी पड़ेगी हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो एक्सो में और एंडो में प्रेशर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, इस टाइप से हम देख लेंगे। बट रिएक्शनों की नेचर हमें याद करनी पड़ेगी बेटा। वैसे जनरली मैंने आपको बोला है कि जहां कोई चीज ब्रेक होती है तो हीट रिलीज होती है, और कोई चीज अगर जो ब्रेक मतलब जुड़ती है तो हीट, ब्रेक होती है तो हीट देनी पड़ती है, और जुड़ती है तो हीट आपको निकलती है उसमें। जैसे ऊपर वाला N2 प्लस 3H2 2NH3, ऐसे ही देखो N2, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो इसका, जो आपने H2I2 किया था, ये भी तो जुड़ रहा था H2I2 मिलकर 2HI बनाएगा, ये भी एक्सोथर्मिक में आएगा, हीट इसमें भी निकल रही है। तो जनरली देखो दो चीजें जुड़ रही हैं, जुड़ के एक चीज बना रही है HI, दो चीजें जुड़ रही हैं HI, तो उसमें हीट जनरली निकलती है एक्सोथर्मिक है, याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और अगर PCl5 टूटता है तो फिर हीट जो है आपको देनी पड़ती है, लेकिन हमेशा नहीं है। ऐसा एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल है N2 प्लस O2, इवन इसके अंदर, और 2NO नाइट्रिक एसिड बन रहा है, तो N2 और O2 में इवन देखो आप चीजें ऐड हो रही हैं, ऐड होने पर भी हीट देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक का एग्जांपल। बाकी नेचर पर डिपेंड करता है। तो 3-4 रिएक्शन जो आपकी हैं, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसका आपको एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक टाइप पता करना पड़ेगा, तभी देन आप यू कैन डिसाइड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद आता है बेटा इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर हम किसी रिएक्शन में, ये मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको K की वैल्यू अफेक्ट नहीं करती है, ऐसे ही इक्विलिब्रियम की पोजीशन को भी K की वैल्यू अफेक्ट नहीं करती है। तो कैटलिस्ट, वही पॉइंट दोबारा है, कैटलिस्ट, इसलिए यहां डिटेल अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा, 2-4 पॉइंट लिख दूंगा। कैटलिस्ट डज नॉट affect the position of equilibrium, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता। फिर क्या करता है, ओनली हेल्पफुल टू अटेन रैपिड इक्विलिब्रियम, टू अटेन रैपिड equilibrium by decreasing activation energy of both forward reaction and backward reaction। छोटा सा पॉइंट है लेकिन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन को कभी अफेक्ट नहीं करेगा, डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का पोजीशन कभी अफेक्ट नहीं करेगा, ओनली जल्दी स्टेब्लिश कर देगा। जैसे इक्विलिब्रियम मैंने जैसे पहले बताया था आपको एक ग्राफ बना के, कि सपोज इक्विलिब्रियम इस जगह पे बन रहा है, यहां से जाकर के यहां इक्विलिब्रियम सपोज बनना स्टार्ट हुआ टी टाइम पर, ये टी टाइम पर हुआ, ये कंसंट्रेशन है सपोज, ये रेट है, कुछ भी लिखो, रिएक्शन का रेट है। तो अब क्या हो गया कि ये जो है, ये मैंने सपोज बना दिया एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर मैंने कैटलिस्ट नहीं लिया तो सपोज इस टी टाइम पर, इधर हम टाइम ले रहे हैं, इस टी टाइम पर इक्विलिब्रियम हुआ, और अगर मैंने कैटलिस्ट ले लिया तो ये जल्दी स्टेब्लिश हो जाएगा, ये पॉइंट यहीं मिल जाएगा, ये यहीं मिल जाएगा, ये बन गया टी डैश टाइम पर। तो ये जो है लेस टाइम है और ये आपका हाई टाइम है। तो ये जो मैं डैश डैश वाला कर रहा हूं, ये प्रेजेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ
कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस ले लेते हो तो टाइम कम लगता है इक्विलिब्रियम में, और उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप इक्विलिब्रियम जब बना रहे हो तो इक्विलिब्रियम जब आप बना रहे हो तो इक्विलिब्रियम बनाने में रिएक्शन तो दोनों ही है आपकी। इक्विलिब्रियम जब बना रहे हो तो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? आपका प्रोडक्ट। अब हुआ क्या, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो ये जो रिएक्शन है ये भी फास्ट हो गई, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होगी और ये भी फास्ट हो गया, और दोनों जल्दी से आगे पीछे होके एडजस्ट हो गए। तो सिर्फ टाइम ही तो कम लगा, बाकी तो पोजीशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया। इसलिए आप एक्टिवेशन एनर्जी के भी हिसाब से देखोगे तो जैसे ग्राफ बनाओगे आप, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी, अब जिसको थोड़ा सा ये देख लेना जिसको आता हो कि एक्टिवेशन एनर्जी पहले, क्योंकि ये केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है, तो केमिकल काइनेटिक्स केमिकल चला गया। केमिकल काइनेटिक्स है, तो यहां से सपोज ये ग्राफ बना, ये ऐसे किया, ये मान लो आपको प्रेजेंस में ये ई एक्टिवेशन फॉरवर्ड है, यहां से एक्टिवेशन एनर्जी, और ये बैकवर्ड है। तो ये कैटलिस्ट की एब्सेंस में। अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या हुआ, ये ग्राफ ऐसा ही हुआ, स्टार्ट तो यहीं से हुआ लेकिन जल्दी स्टेब्लिश हो गई, यहां जल्दी पहुंच गया प्रोडक्ट में। ये देखोगे ये ई एक्टिवेशन एनर्जी ये कम हो गई और इधर से ये वाली भी कम हो गई। तो रिएक्टेंट, आपको ये याद रखना है कि कैटलिस्ट का काम क्या है एक्चुअल में। फिर ये क्वेश्चन बेटा बहुतों बार आता है, मैनी टाइम। कैटलिस्ट का वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट, तो वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट पर होती है, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। बस ये ध्यान रखना, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे बैकवर्ड रिएक्शन हो, सबकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो रिएक्शन जल्दी जो है जहां पहुंचनी है वहां पहुंच जाती है। तो इक्विलिब्रियम का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करना, किसी और चीज पे इफेक्ट नहीं डालता, एंथैल्पी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, एक्टिवेशन एनर्जी पर ही इफेक्ट डालता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ये जो है हम ये पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। अभी बस वर्ड याद रख लेना है कि कैटलिस्ट का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता है, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को करता है, ना इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट करता है, सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी स्टेब्लिश कर देता है। क्लियर? इक्विलिब्रियम का इफेक्ट क्लियर है? और लास्ट बेटा, आजकल इन दिनों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। मान लो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने के बाद उसमें हमने क्या है, कोई इनर्ट गैस मिला दी। तो इनर्ट गैस में आपको कंडीशन ध्यान रखना है। देखो इसके मैं केस बना देता हूं। केस फर्स्ट, अगर आपको इनर्ट गैस कह रहा है ऐड कर रहे हो, और केस फर्स्ट है कि वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब कंटेनर को बदल नहीं रहा, वो वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है, तो आप कहना नो इफेक्ट। कंडीशन चेक कर लेना बस। अगर आपको कहीं दिखता है वॉल्यूम कांस्टेंट और इनर्ट गैस मिला रहे हो, वॉल्यूम कांस्टेंट है और इनर्ट गैस मिला रहे हो, इवन सारा डेरिवेशन होता है, सब कुछ है, बट मेडिकल लेवल पर रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये आप लर्न कर लेना। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप कहोगे नो इफेक्ट, और अगर वो कहता है प्रेशर कांस्टेंट है, अगर ये वर्ड देख लो प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर डेल्टा एन चेक करना। डेल्टा एन 0 लिखा हुआ है तो नो इफेक्ट, डेल्टा एन पॉजिटिव है मतलब बढ़ रहे हैं डेल्टा एन, तो फॉरवर्ड इफेक्ट आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड शिफ्टिंग पॉजिटिव है तो, और डेल्टा एन नेगेटिव है तो बैकवर्ड शिफ्टिंग। लेकिन ये जो बैकवर्ड या फॉरवर्ड देख रहे हो बेटा आप, ये आपको ध्यान रखना है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड कब यूज करना है,
जब प्रेशर कांस्टेंट हो। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इन दिनों, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं है। तो न्यूमेरिकल इसलिए आपका क्वेश्चन अगर इधर से आ जाता है तो यू आर लक्की, और आप जल्दी इजीली सोल्व भी कर सकते हो। कि अगर आप देखो कि आपको देखना चाहते हो, यू वांट टू नीड द सी इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अगर इनर्ट गैस मिला रहे हो देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक द कॉन्स्टेंसी ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है फिर कह देना कोई इफेक्ट नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट बोल दिया उसने तो कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर उसने कह दिया प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा एन चेक कर लेना रिएक्शन के लिए। अगर डेल्टा एन 0 आ जाए तो कोई इफेक्ट नहीं, डेल्टा एन पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव साइड मतलब फॉरवर्ड चले जाना है, और डेल्टा एन नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव साइड चल जाना है। सिंपली बस इसको अप्लाई करना बेटा आपने। इनर्ट गैस वाला क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाना, इस सिर्फ एक इस छोटे से पॉइंट से याद रखने से आपका इनर्ट गैस का कहीं भी नहीं जाना। सपोज मैंने एग्जांपल लिया, मैंने आपको बोला कि ये रिएक्शन है H2 गैस प्लस I2 गैस 2HI है बेटा, ये रिएक्शन है आपके पास H2 गैस, I2 गैस और 2HI। और मैं इस पर कह दूं कि मैंने इनर्ट गैस ऐड कर दी, एडिंग ऑफ इनर्ट गैस। तो यहां पर देखो एडिंग ऑफ इनर्ट गैस है तो डेल्टा एन 0 है, तो वॉल्यूम प्रेशर कुछ भी हो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं, कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बस ये रिएक्शन दे दिया मैंने, जैसे अमोनिया का N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम 2NH3, ये वाला पार्ट दे दिया बेटा मैंने, N2 प्लस 3H2 2NH3। अब यहां पर क्या है कि पहले आप कंडीशन देखोगे, इवन डेल्टा एन जो है यहां पर माइनस आ रहा है, लेकिन कंडीशन चेक करोगे। अगर वो कह दे कांस्टेंट वॉल्यूम, इस केस में अगर वो कह दे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, देन तो कहोगे नो इफेक्ट, क्योंकि वॉल्यूम में तो कोई केस ही राइज नहीं करना। अगर वो कह दे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट कंडीशन दे दे आपको, तब डेल्टा एन नेगेटिव है तो कह दोगे बैकवर्ड। तो इनर्ट गैस ऐड कर दिया आपने अमोनिया फॉर्मेशन में कांस्टेंट प्रेशर पर, तो रिएक्शन बेटा बैक साइड चला जाएगा। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो आई थिंक every point is very clear of Le Chatelier principle. Let me continue. इसमें सपोज मैंने आपके सामने एक दो प्रॉब्लम रखूंगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रखेंगे। जैसे एक दो प्रॉब्लम आपके सामने, जैसे फर्स्ट देखो प्रॉब्लम मैंने आपके सामने प्रॉब्लम दिया, मैंने लिखा कंसीडर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम दिया हुआ है 2SO2 प्लस O2 2SO3, डेल्टा H नेगेटिव दे रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ ली शैटेलियर प्रिंसिपल कंडीशन फेवरेबल फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। देखो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बताना है आप, तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो देखो सबसे पहले तो आप यहां देख रहे हो डेल्टा H नेगेटिव है। अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो बेटा ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सो के लिए अगर हमें आगे जाना है तो टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। एक्सो है ऑलरेडी, हीट निकल रही है, तो टेम्परेचर हमें लो रखना पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीजिंग कैसे होगा बेटा, बी आपने तो देखते ही गलत कर दिया। इंक्रीजिंग टेम्परेचर कैसे करोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, तो एक्सोथर्मिक है। तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्लियर है कि उसके लिए टेम्परेचर डाउन होना चाहिए। और आगे की तरफ जहां जा रहे हो नंबर ऑफ मोल लेस है, अगर लेस नंबर ऑफ मोल है तो आड़ हमें जाना है लेस मोल की साइड, तो प्रेशर हाई हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर जो है हमें, क्योंकि नंबर ऑफ मोल लेस की तरफ हमें जाना है, प्रेशर हमारा हाई आना चाहिए। तो आसान नहीं है। आप देखो कितने सारे क्वेश्चन के कोनिका है, अभिषेक, अंशिका है, फरहीन है, इन्होंने ये आंसर लगा दिया। इन्होंने बोल दिया लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। अरे भाई प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा है वो तो बैक चली जाएगी। तो इतना आसान भी नहीं है, कैलकुलेटिव है, काफी दिखने में आसान लगता है। तो हमें टेम्परेचर को लो करना है और प्रेशर को हाई करना है बेटा। टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई, मतलब कौन सा आएगा, लोअरिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर। ये आंसर है, ये आंसर आएगा, लोअरिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो कंडीशन देखना है, उसको सही तरीके से अप्लाई करना है। बहुत गलती करते हैं बच्चे, बाय डिफॉल्ट उनका माइंड पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा होता है उन्होंने, वही लगाते रहते हैं।
तो ऐसे नहीं करना, जो चीजें थ्योरी पढ़ी हैं बेटा ढंग से उसको अच्छे से समझ के लगाओ, क्योंकि ये तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत कर दिया, उधर न्यूमेरिकल तो आपने देखा सब क्वेश्चनों के एक दूसरे के बाप बैठे हैं सारे क्वेश्चन, वो तो वहां तो कैलकुलेशन में पता नहीं कहां फंसा देगा, लोग में ही फंसा देगा। लेकिन ये तो बहुत आसान है, अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो फिर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन दिए कुछ आपको, मैच द लिस्ट फर्स्ट इक्विलिब्रिया विद द लिस्ट सेकंड कंडीशन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द ऑप्शन गिवन बिलो। अब इट शुड बी, जो आपका माइंड में होना चाहिए कि अगर आप टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हो तो बेटा अगर आपको रिएक्शन का आइडिया नहीं है कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक नहीं है, तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ये। इसलिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, रिएक्शन का टाइप पता होना चाहिए। ये अभी अभी देखो ऊपर आपने 2SO2 O2SO3 वाली लिखी, वो मेहरबान था एग्जामिनर आपके ऊपर, इसलिए उसने डेल्टा एच नेगेटिव देके बता दिया आपको कि एक्सोथर्मिक है, लेकिन यहां तो कहीं नहीं बताया। तो यहां अगर हमें कहीं नहीं बताया तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा ना कि रिएक्शन कौन सी एक्सो है कौन सी एंडो है। तो ये रिएक्शन अभी अभी याद किया आपने, ये एक्सो है, एक्सोथर्मिक। H2I2 अभी पढ़ के आए थे, मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट ये वाली तो याद करो, एक्सोथर्मिक। और अगर N2 प्लस 3H2 2NH3 होता, अमोनिया का बनना होता तो एक्सोथर्मिक होता। ये तो उल्टा है उसका, रिएक्शन जो उल्टी लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये एंडो होगी। अब हमें मिलान करना है, देखो पी देखना है सबसे पहले, पी। तो पी वाला देखो H2I2 2HI एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर मुझे लो चाहिए, लो टेम्परेचर का मतलब ये 2 वाला पॉइंट चाहिए यहां पर। तो पी वाले में 1 दे रखा हाई टेम्परेचर, ये तो गलत हो गया पी वाला। बी वाले में इसका मतलब ये गलत हो गया। अब आ जाओ बी वाले पॉइंट में, पी देखो पी का 2 दे रखा लो टेम्परेचर, ठीक है। और प्रेशर देखूंगा तो प्रेशर H2 और I2 देखो 2HI नंबर ऑफ मोल बराबर हैं, तो इसका मतलब वॉल्यूम और प्रेशर का तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब पहली रिएक्शन के लिए H2 और I2 के लिए चीजें क्लियर हैं, एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर लो होना चाहिए और प्रेशर या वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, वो इफेक्ट ही नहीं करेगा इसको। तो P के ऑप्शन में आपको लो टेम्परेचर देखना है और इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर देखना है। तो लो टेम्परेचर ये रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ये रहा, 2 और 5, 2 और 5 इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, 2 और 5, 2 और 5 किस में जा रहा है, H2 प्लस 2I2 एक्सोथर्मिक, 2H2, 1 और 5 कैसे जा रहा है, जैसे SO2 दूसरे वाला दूसरे से निकाल लेते हैं, जो 2SO2 अगर दूसरा एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में कम नंबर ऑफ मोल की तरफ जाना है आपको, अगर कम नंबर ऑफ मोल की तरफ जाना है तो प्रेशर हाई होना चाहिए और टेम्परेचर लो, लो टेम्परेचर 2 हाई प्रेशर, 2 और 3, Q का 2 और 3, Q का 2 और 3, 2 और 3 यहां भी दिख रहा है, 2 और 3 यहां भी दिख रहा है। फिर आ जाओ NH3 NH2 एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर हाई चाहिए, फर्स्ट वाला ये टेम्परेचर हाई, और हाई नंबर ऑफ मोल की तरफ जा रहे हो प्रेशर लो, तो ये सही है 1 और 4। अब आ गया हमें पहले वाले का देखना है, H2 और I2 इक्विलिब्रियम 2HI, तो H2 और I2, अब इसका हमें ये पता करना पड़ेगा, H2 और I2 2HI है, ये हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब टेम्परेचर लो होना चाहिए था, इसका लो टेम्परेचर आना चाहिए, H2 और I2 का लो टेम्परेचर आना चाहिए इसके अंदर। तो थर्ड वाला आंसर आना चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर तब होगा जब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडो तब होती जब H2 और I2 का वैल्यू हमें पता होता। तो जनरली अभी कोई क्वेश्चन आ जाएगा उसमें क्रॉस चेक कर लेंगे हम, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है H2 और I2 HI एक्सो होती है, तो आंसर यहां 2 मैच कर रहे हैं, ये 2 तो ठीक है, मतलब सी की पॉसिबिलिटी ज्यादा जा रही है, उसमें 1 5 की बजाय जो होना चाहिए था 2 5 होना चाहिए था, 2 5, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर तो ठीक है, 5 वाला तो सही है, लेकिन 5 वाला सिर्फ एक जगह ही दिखाई दे रहा है, ये रहा, बाकी तो दिखाई नहीं दे रहा, तो यहां तक पॉसिबिलिटी बन रही है। तो H2 I2 का टाइप और पता कर लेंगे, अभी कोई क्वेश्चन आएगा कि एंडो है या एक्सो है, तो फिर और क्लियर हो जाएगा। X2 4XI, अब देखो जैसे ये AIPMT का क्वेश्चन ही है आपका, अब ये क्वेश्चन आ रखा है, देखो अब ऐसे ही क्वेश्चन आना है, जैसा पहले आया है वैसे ही क्वेश्चन आगे आएंगे। वैल्यू ऑफ डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज लेस देन 0, मतलब डेल्टा H नेगेटिव है,
डेल्टा जी नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया तो टेम्परेचर डाउन चाहिए हमें। और प्रेशर देखो x2 और 4y2 से 2 नंबर ऑफ मोल लेस मोल है, लेस मोल की तरफ जाना है आपको, लेस मोल की तरफ जाना है तो प्रेशर हाई चाहिए, तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, फर्स्ट ही आ गया, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो इस टाइप का ही प्रॉब्लम आपके बेटा एग्जाम में आना है। ये N2H2 2NH3 क्लियर ही हो गया, देखो हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक है, अमोनिया बनना एक्सोथर्मिक है, उल्टा कर दोगे तो वैसा हो जाएगा, ऊपर किया भी ये क्वेश्चन हमने, A2B2 ये आ ही गया, देखो उसी टाइप के, बार बार देख रहे हो क्वेश्चन उसी टाइप का आ रहा है, ये कर लोगे आप। ये N2 + 3H2 2NH3 एक्सोथर्मिक हो ही गया। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस आ गए। तो इन क्वेश्चंस के साथ साथ अभी आपने जो एक पॉइंट देना है, अगर टाइम बच जाएगा तो इनकी भी जो रह गए उनका प्रैक्टिस कर लेंगे, बट सम इंपोर्टेंट रिलेशन और दे देने आपने इसे। अब उसमें है क्या, सम इंपोर्टेंट रिलेशन के अंदर देखो एक पॉइंट तो ये है कि कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, कोई भी आप रिएक्शन लिखते हो तो उसका रिलेशन याद करना है आपको थर्मोडायनेमिक्स के साथ। तो फॉर गिवन रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन लिख दी, इक्विलिब्रियम वाली लिख दी, जैसे आपने ए के ए मोल गैसियस, बी के बी मोल गैसियस, ये इक्विलिब्रियम बना दिया बेटा, सी के सी मोल गैसियस और डी के डी मोल गैसियस कर दिया, ये आपके पास रिएक्शन है। इसके लिए रिएक्शन में अगर मैं डेल्टा जी निकालूंगा, आएगा आगे फिर थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, लेकिन ये रिएक्शन लिखोगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, रिएक्शन के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू, ये रिलेशन होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। यहां पर बेटा डेल्टा जी का मतलब होता है गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, और डेल्टा जी नोट कर दिया तो स्टैंडर्ड, डेल्टा जी नोट जो लिख दिया वो आपका है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड्स गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, और क्यू हम पहले जैसे करके आए हैं रिएक्शन कोशिएंट है ये, आर वही गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग की, और नेचुरल लॉग ओपन करना चाहो तो नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग भी होता है, बेस 10, तो वो भी लिख सकते हो आप, दोनों ही सही है। डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.30, एन नहीं आएगा, एन नहीं है, 2.303 आर टी अब लॉग क्यू। दोनों रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो वो ठीक है आपकी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू, या डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, दोनों ही आपके ऑप्शन ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक रिलेशन याद करना है, बहुत काम का है, ये रिएक्शन याद करना है। और अभी मैं कुछ 3-4 रिलेशन आपको बताऊंगा, वो उन रिलेशंस पर डायरेक्ट इजी सा एक मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, रिएक्शन कोशिएंट के साथ रिएक्शन डेल्टा जी के साथ हम रिलेट करते हैं। दूसरा आपके पास आता है कि इक्विलिब्रियम पर निकालना होता है रिलेशन। देखो सिंस, और वो रिलेशन में पहले रिलेशन लिख देता हूं, रिलेशन जो होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग के, या के सी ले लो, के पी ले लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। तो डेल्टा जी नोट अभी जैसे बात की थी हमने, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ये जो हमारे पास है वो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, और के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ये रिलेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, ये छोटे छोटे फार्मूले लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डेल्टा जी अगर और लिखना चाहो तो डेल्टा जी नोट माइनस वो लिख दो, माइनस 2.303 आर टी लॉग के,
तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डेल्टा जी नोट के साथ रिलेट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा जी नोट के साथ रिलेटेड है। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.303 RT log K। कैसे? देखो, सिंस अभी आपने कोई भी रिएक्शन लिया, अभी लिखा था आपने डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस सपोज ये लिखा था 2.303 RT log Q। अगर मैं इक्विलिब्रियम करूं, फॉर इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन याद करनी है बेटा, अगर आपका एट इक्विलिब्रियम है, जब कभी भी आपका इक्विलिब्रियम हो, एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है तो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी। जो रिएक्शन है डेल्टा जी नॉट नहीं, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और क्यू का वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सो इक्वेशन फर्स्ट डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम पर, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q की जगह K लिख देंगे। तो अगर हम K को इधर ले जाएंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस n, नहीं है बेटा, बार बार बोल रहा हूं n नहीं है, लोग नंबर ऑफ मोल भी लिख देते हैं यहां पर। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log K। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू K। तो जब भी इक्विलिब्रियम में, अगर इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी का वैल्यू जीरो करना है। फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा जी का वैल्यू जीरो। तो तीन कंडीशन होती है बेटा। रिएक्शन अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है, डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मतलब आगे की डायरेक्शन में जा रही होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड हो रही होती है। और डेल्टा जी, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे आप, डिटेल पढ़ोगे, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन आगे नहीं जाती। कोई रिएक्शन होती है या नहीं होती है, ये डेल्टा जी से डिसाइड करते हैं और ये हम पढ़ेंगे इन थर्मोडायनेमिक्स। और अगर डेल्टा जी जीरो है तो इसका मतलब दोनों डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, आगे भी स्पॉन्टेनियस, पीछे भी स्पॉन्टेनियस चल रही है रिएक्शन, रुकती तो है ही नहीं, इक्विलिब्रियम आ जाता है, स्पॉन्टेनियस, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी स्पॉन्टेनियस, दोनों साइड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और इसी को डेल्टा जी जीरो होता है तो जब दोनों साइड रिएक्शन होती है तो उसी को तो आप इक्विलिब्रियम बोलते हो बेटा। तो डेल्टा जी की साइन जो है, डेल्टा जी के साइन से हम डिसाइड कर सकते हैं कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। आई एम अगेन रिपीटिंग, सिर्फ साइन से, अभी सिर्फ साइन पे आपने कंसिडर करना है। इफ डेल्टा जी नेगेटिव, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो एनर्जी खर्च हो रही है इसका मतलब कुछ होने में, और रिएक्शन आगे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। डेल्टा जी पॉजिटिव, फॉरवर्ड में नहीं जाएगी, बैक चलेगी रिएक्शन। तो पहले में फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस, दूसरे में नेगेटिव वाले में फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस और बैकवर्ड में पॉजिटिव वाले में स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी जीरो आ जाए किसी, डेल्टा जी अगर डेल्टा जी जीरो आ जाए देन वी कैन से दैट फॉरवर्ड भी स्पॉन्टेनियस, बैकवर्ड भी स्पॉन्टेनियस, और दैट सिचुएशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को हम डेल्टा जी के साइन से बता सकते हैं। तो डेल्टा जी के साइन से आप ये पॉइंट दे सकते हो। इससे आपका एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकलता है, केसी, अगर हमें नॉलेज क्लाउड देखें तो क्या नॉलेज क्लाउड निकलता है कि फॉर इक्विलिब्रियम क्या क्या पॉसिबिलिटी है। फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो, जो रिएक्शन का डेल्टा जी है वो जीरो होना चाहिए। डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो इफ के इज इक्वल टू 1। अगर के 1 है तो डेल्टा जी नॉट भी जीरो हो सकता है। तो मस्ट कंडीशन हम ऊपर वाली लेंगे ना कि नीचे वाली। नीचे वाली तो हमने इक्वेशन से निकाला, बिकॉज हमने कि रिएक्शन पढ़ा था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log K। और अगर K की वैल्यू 1 रख दूं मैं देन डेल्टा जी नॉट भी जीरो हो जाएगा, -2.303 RT log 1, और log 1 की वैल्यू जीरो होती है, इसको मैं किसी भी चीज से जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जीरो आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी जीरो होता है कि एट एनी वैल्यू ऑफ के, एट एनी वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर के का वैल्यू 1 है तो डेल्टा जी नॉट भी जीरो हो जाएगा। अगर के का वैल्यू 1 है देन डेल्टा जी नॉट भी, गिब्स फ्री एनर्जी का भी आप जीरो कर देंगे। तो ये जो रिलेशन है बेटा छोटे छोटे, ये आपको याद करने हैं, अच्छे से याद करने हैं।
बढ़िया से याद करने हैं कि डेल्टा जी के क्या क्या रिलेशन आ रहे हैं। तो डेल्टा जी नॉट और के, क्लियर। चलें आगे। अब एक थर्मोडायनेमिक जब पढ़ोगे तो एक रिलेशन और पढ़ोगे, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ रहे हैं हम। ये रिलेशन है फिर आपका रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। इसको बोलेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। और स्टैंडर्ड भी लेना है, उसमें भी ये रिलेशन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल एस। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल एस। तो थोड़ी देर पहले आपने डेल्टा जी नॉट ये भी पढ़ा था सिंस। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, और इधर से ये भी पढ़ लिया। तो अब आपको यहां जरूरत पड़ेगी ना के साथ ऊपर वाले को रिलेट करने के लिए। सो आप जो है क्या लिख सकते हो, माइनस 2.303 आर टी लॉग के इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट। और अगर लॉग के उधर ले जाओ, लॉग के निकालने के लिए, तो डेल्टा टी डेल एस पहले आ जाएगा, टी डेल एस नॉट माइनस डेल्टा एच, माइनस हटाने के लिए डेल्टा एच, और इधर भी आ जाएगा आपका 2.303 आर टी, इधर भी आ जाएगा 2.303 आर टी। तो टी से टी कैंसिल आ जाएगा, तो एक रिलेशन बन जाएगा बेटा आपका ये वाला। लॉग के इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर और माइनस डेल्टा एच ऑब्लिक 2.303 आर टी। तो काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इनसे। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों को मिला दो, दोनों को इक्वेट कर दो, ये भी इंपॉर्टेंट। एक रिलेशन बन गया लॉग के, और इस रिलेशन से आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। आपने देखो लॉग के इज इक्वल टू डेल्टा एस नोट अपॉन 2.303 आर निकाला, माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर टी निकाला। तो हम ये क्या देख सकते हैं, इससे भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वैल्यू ऑफ के देख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वैल्यू ऑफ के। आपने इक्वेशन क्या बनाई, यहां देखो लॉग के, लॉग के इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर और टी। शॉर्टकट कर देते हैं, ऐसे करना है, यहां लॉग उधर ले जाते हैं तो नेचुरल लॉग लिख देते हैं। नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू डेल्टा एस नोट अपॉन आर, इधर माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर इंटू 1/t, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का y इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया कांस्टेंट कोई c माइनस स्लोप x। ग्राफ आया देखो बेटा, ग्राफ तो y c इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप जो है नेगेटिव, तो डेल्टा एच का साइन डिसाइड करेगा ना। इफ डेल्टा एच 0 हो जाए तो ये, अगर आपका डेल्टा एच 0 हो जाए, डेल्टा एच नॉट 0 कर दूं मैं, मतलब थर्माइट रिएक्शन कर दूं, तो डेल्टा एच नॉट 0 कर दूंगा तो ये सारी चीज 0 हो जाएगी। इसके बीच लॉग के और 1/t के बीच ग्राफ खींचो तो स्ट्रेट आएगा, मतलब
डेल्टा एच नॉट जीरो होता है तो के नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, थर्माइट रिएक्शन होती है। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो गया तो नीचे की तरफ जाएगा, नहीं डेल्टा एच नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर की तरफ। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर जैसे जैसे कम करोगे लॉग भी कम होगा। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो नीचे की तरफ आएगा, मतलब एंडोथर्मिक। तो डेल्टा एच पॉजिटिव तो माइनस और पॉजिटिव तो स्लोप ये देखो माइनस वाला रह जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा। तो वही बात आ गई ना, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर कम करोगे, एंडोथर्मिक का टेम्परेचर कम करोगे तो के कम होगा, लेकिन इसमें टेम्परेचर कम करोगे ऊपर वाले ग्राफ में तो के बढ़ रहा है। तो एक्सोथर्मिक वो वाला एक्सप्लेनेशन जो पहले हमने पढ़ा था वो इसके हिसाब से भी आप सारा दे सकते हो। एक्सो एंडो के और टी का इफेक्ट हम दे सकते हैं, ये बता सकते हैं हम इससे। इस रिएक्शन से भी ये डिसाइड किया जा सकता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट डेल्टा एच से डिसाइड होता है। अगर एंडोथर्मिक होगी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, और एक्सो होगी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के कम होगा। दूसरी चीज आपसे एक वो पढ़ी थी कि भी प्रेडिक्शन, इसी से आप क्या एप्लीकेशन दे सकते हो, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कैसे? अभी आपने इक्वेशन पढ़ा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू, ये रिएक्शन पढ़ा, पहला रिएक्शन यहां से स्टार्ट किया। और डेल्टा जी नोट की वैल्यू पढ़ी थी, तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट की वैल्यू थी माइनस आर टी नेचुरल लॉग के, और ये आ गई प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। तो इस इक्वेशन आर टी नेचुरल लॉग क्यू, हेयर डेल्टा जी नोट की वैल्यू पुट कर दी मैंने। है तो बहुत सारी बातें मैथमेटिकली, तो ये चैप्टर बहुत सारी चीजें और हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैं बता रहा हूं आपको कि सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू इस लॉग को अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं, लॉग आर टी तो कॉमन ही है, आर टी कॉमन है, और लॉग जो ये है आपका क्यू अपॉन के आ गया, क्योंकि माइनस है, क्यू अपॉन के। अब सपोज क्यू और के बराबर हो बेटा, इफ, अब देखते जाना मजे, ये तो मैथमेटिक्स के मजे हैं। अगर मैथमेटिक्स आती है तो चीजें कितनी क्लियर हो जाती हैं। क्यू इज इक्वल टू के हो, तो क्यू इज इक्वल टू के होगा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी लॉग क्यू और के बराबर होंगे तो लॉग 1 आ जाएगा, लॉग 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो डेल्टा जी 0 हो जाएगा। तो डेल्टा जी 0 हो जाता है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम होता है। इसलिए मैंने बोला था डेल्टा जी नॉट 0 नहीं करना बेटा, डेल्टा जी 0 करना है। अगर रिएक्शन का डेल्टा जी 0 है तो इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम कब होता है, जब रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू के के बराबर आ जाती है। सारा कुछ पढ़ के तो आए पहले, अभी तो लास्ट में जो है जो उन्हीं चीजों का रिमाइंडर डाल रहा हूं मैं, और उन्हीं चीजों के सॉल्यूशन कर रहे हैं एक तरह से। तभी तो हम कहते हैं इफ क्यू इज इक्वल टू के होता है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि नेचुरल लॉग 1 है, लॉग 1 की वैल्यू 0 आती है तो 0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा बेटा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे कर देता, इसी वाले में, अब ये रिलेशन आ चुका है ना हमारे पास, अब इसी में ये कर देता मैं, इफ क्यू ग्रेटर देन के, अगर क्यू ग्रेटर देन के करता तो डेल्टा जी, ऊपर वाला क्यू बड़ा आ रहा है ना के से, अगर बड़ा आ रहा है तो डेल्टा जी जो होगा वो बड़ा आ जाएगा, 0 से बड़ा आ जाएगा तो मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा जी पॉजिटिव है तो बैकवर्ड रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी बैकवर्ड। तो जब क्यू के से बड़े होते थे, मैंने बताया था आपको, क्यू बड़ा होगा तो रिएक्टेंट से उल्टा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लग जाते हैं, क्योंकि छोटा करने के लिए, पी से आर कम करने के लिए। तो डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो बैकवर्ड हो जाएगा। और इफ, जो आपने एक चीज और की थी थर्ड केस, इफ क्यू की वैल्यू के से छोटी हो जाए, तो ये रिलेशन पढ़ रहे हो आप, डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी
नेचुरल लॉग Q अपॉन K, तो इसका मतलब Q से K बड़ा हो जाएगा तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड। तो जब Q K से छोटा होता है तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये पढ़ा था आपने, जब Q लेस देन K होता है, इफ Q लेस देन K तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाने लगता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होने लगती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए अपने बोल रहे थे कि जब इक्विलिब्रियम होता है तो एक दो तीन चीजें याद रखनी है बेटा आपने। क्या तीन चीजें याद करनी है कि अगर आपके पास डेल्टा जी का साइन पता है ना, तो यू कैन डिसाइड डेल्टा जी जीरो इट मींस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी पॉजिटिव इट मीन रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन, डेल्टा जी नेगेटिव जो है प्रोसीड फॉरवर्ड डायरेक्शन। यह डेल्टा जी नोट की कंडीशन नहीं आई है, देखो डेल्टा जी की वैल्यू आई है जीरो, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी का वैल्यू जीरो आया, उससे एक्सप्लेन किया है हमने सारा। तो रिएक्शन कोशिएंट और के से हम डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं, और ये सारी चीजें जो आपने मैथमेटिकली पहले की हैं वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो इंपोर्टेंट रिलेशन है बेटा, यहां से स्टार्ट किया मैंने सबसे पहला कि पहला आपने थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिलेशन याद करना है डेल्टा जी वाला। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू, अगर नेचुरल लॉग की लॉग लेना चाहते हो तो 2.303 आ जाएगा। पहली रिएक्शन ये। दूसरा फिर रिएक्शन याद क्या करना है, इवन उसको डिराइव भी करवाया मैंने यहां पर, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग की, क्योंकि यहां डेल्टा जी नोट और के से हम कंपैरिजन कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर मैंने उन दोनों रिएक्शन को जो है क्लियर किया, दोनों रिएक्शन को डेल्टा जी नॉट जीरो होना चाहिए या डेल्टा जी होना चाहिए, फिर उन दोनों रिएक्शन को कंपेयर किया, ये वाली एक ये पढ़ी एक ये पढ़ी, इसके साथ हमने ये नई रिएक्शन निकाली, और इस रिएक्शन के यूज से तो सारी हम बैक चले गए, फ्लैशबैक चले गए, सारी चीजें जो के से टी का इफेक्ट था वो भी यहां से दे सकते हो आप, यहां से क्लियर कर सकते हो। या फिर आपने देखा, ये देखो जो आप स्पॉन्टेनिटी कहते हो कि कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड में या इक्विलिब्रियम में, वो सब डिसाइड कर सकते हो कि उसके में डेल्टा जी का क्या रोल हो सकता है। आगे आपको थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ ट्वेल्थ में चलोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगी, तो वहां वाला रिलेशन भी याद करना कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल भी होता है, ई सेल माइनस एन एफ ई सेल, या डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोड सेल भी लिखते हैं। ये इक्वेशन भी कभी काम आ सकती है, वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगी, बट यहां पर कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फंस सकता है। और इससे एफिशिएंसी ऑफ सेल भी निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ सेल, तो आप डेल्टा जी नोट को डेल्टा एच नोट से डिवाइड कर दो, एफिशिएंसी ऑफ सेल भी आ जाएगा। ये फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगेन देखेंगे। अभी जो है मैं इस पॉइंट को यहां पर छोड़ता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स से साथ रिलेटेड, क्योंकि देखो हर एक चैप्टर में मैं जो स्टोरी जहां छोड़ता हूं अगला चैप्टर वहीं की स्टोरी से आगे स्टार्ट करता हूं, और यू नो यहां पर मैं डेल्टा जी पर सारी स्टोरी छोड़ रहा हूं। इस चैप्टर का ये वाला पार्ट, अभी तो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा आपको, बट ये वाला पार्ट में डेल्टा जी का यहां पर छोड़ रहा हूं। बट एग्जाम में, फाइनल एग्जाम के अंदर थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इक्विलिब्रियम का मिला के क्वेश्चन आते हैं, तो इनसे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम बनेंगी और मिलेंगी, वो आपने यहां से पूछनी है। परसों सरफराज पूछ भी रहा था क्लास के अंदर 10th में, जो ये संडे वाली क्लास में, कि सर डेल्टा जी के ये क्वेश्चन है, तो वो सारे यहां से होने हैं बेटा, वो सारा क्वेश्चनिंग जो है आपका यहां से क्लियर होना है। क्लियर? क्लियर है बेटा? अब देखो, अब मैंने आपको कहा था कि टाइम बचेगा तो मैं थोड़े क्वेश्चन ही आपसे करवा के देखूंगा, तो ये क्वेश्चन बनाएंगे अब आप क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्योंकि नया चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं करूंगा मैं, नया पार्ट, वैसे तो पार्ट है, चैप्टर है, कुछ भी बोल दो, आयनिक इक्विलिब्रियम वाला। तो ये क्वेश्चन देखें, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया इन हेबर कंटिन्यू फ्लो प्रोसेस, नाम है बेटा इसका, इसका नाम है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया इन हेबर प्रोसेस कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिएक्शन, रिएक्शन दे रखी है, फेवरेबल कंडीशन बताना है, क्या रहेगा बताओ फेवरेबल कंडीशन, क्या आंसर होगा?
इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया इन हेबर कंटिन्यू फ्लो प्रोसेस। N2H2 दे रखा है, देखो डेल्टा H नेगेटिव है बिकॉज इसका मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन याद भी रखना है, वो कई बार देता है कई बार आपको नहीं देता है। डेल्टा H नेगेटिव है 22.08, इसका मतलब टेम्परेचर चाहिए लो टेम्परेचर, और प्रेशर जो हमें चाहिए वो आपका नंबर ऑफ मोल कम की तरफ जा रहे हैं तो हाई प्रेशर चाहिए, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर ड्यू टू लो एक्टिवेशन एनर्जी। हाई प्रेशर एंड एलिवेटेड ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखो आपको यहां थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि ए है और सी है। देखो ए में कह रहा है प्रेशर लो का मतलब ये होता है कि प्रेशर, कई बार तो क्या होता है कि जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है तो उनको कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो चाहिए ही होता है रिएक्शन करने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी वर्ड नहीं लिखा होता ना तो आप आंसर ये लगा देते, आगे एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होता तो आप बोलते हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, लेकिन यहां पर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलोगे कि एक एटलीस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए बिकॉज इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। अगर यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी वर्ड नहीं होता देन आपका ए होता आंसर। टेम्परेचर कब चाहिए होते हैं किसी रिएक्शन के लिए? जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो वो बहुत कम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं हो सकती, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ टेम्परेचर उनको चाहिए होता है बेटा। इसलिए आंसर आप देंगे सी, हाई प्रेशर एंड एलिवेटेड ऑप्टिमम टेम्परेचर, जितना हमें रिक्वायरमेंट है। उसका रीजन आगे लिखा हुआ है उसमें, देखो ड्यू टू हाई एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होती है, कैटलिस्ट डाल रखा है ऊपर, देखो Fe2O3 डाल रखा है कैटलिस्ट। क्लियर? अगर इसी क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी वर्ड नहीं होता तब आप लोग सही थे, लेकिन आगे एक्टिवेशन एनर्जी को जोड़ दिया उसने, तो क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है इसीलिए उसको कम करने के लिए कैटलिस्ट भी डालते हैं और थोड़ा हल्का सा टेम्परेचर भी रखते हैं, कुछ टेम्परेचर भी रखा जाता है। तो आपने एक्टिवेशन वर्ड साथ में दिया है इसलिए आंसर सी करना है। ये क्वेश्चन देखें अब। Which one of the following condition will favor maximum formation of product in the reaction? A2 plus B2 इक्विलिब्रियम X2, डेल्टा H दे रखा है आपको। डेल्टा H नेगेटिव है, एक्सो है, लो टेम्परेचर। इसमें देखो इसमें एक्टिवेशन कुछ नहीं डाल रखा था उसने, तो आप सिंपली सीधा सोल्व कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल कम की तरफ जाना है, इसका मतलब प्रेशर हाई चाहिए, और एक्सोथर्मिक है इसलिए आपको लो टेम्परेचर चाहिए। अब फर्क ये था, ये वाला क्वेश्चन किसमें पूछा गया था? ये वाला क्वेश्चन एम्स में पूछा था, क्योंकि उसने एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग समझना चाहता था कि बच्चों को आता है या नहीं आता। और इसमें जो इधर वाला क्वेश्चन किया वो सिंपल था, ये था। तो इसमें जैसे नीट में पूछा है, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ देखो नीट का, तो 2018 में सीधा ही क्वेश्चन पूछा उसने, तो इसमें आपको कोई एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, सीधा आपने जो जनरल कंडीशंस है मतलब ली शेटेलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन देखो अब ये देखो, अभी ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट दिया और ये दिया, क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन की थीम के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। इसमें देखो अब N2 + 3H2 2NH3 + E रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्या कंडीशन करेंगे? अब ये आईपीएमटी में 2014 में क्वेश्चन आया आपका, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां देखो फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं एक्टिवेशन एनर्जी का, तो सीधा आप ली शेटेलियर लगा देंगे। आपको नंबर ऑफ मोल कम की तरफ जाना है, तो नंबर ऑफ मोल कम की तरफ जाना है। देखो अब इसमें वो ऐसा नहीं है, इसमें कोई कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2H2, अगर आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन बैक चली जाएगी, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बिल्कुल सही, प्रेशर इंक्रीज करोगे कम नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमोनिया की तरफ रिएक्शन जाएगी। डिक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डिक्रीजिंग प्रेशर की चला जाएगा, और बी इसका बिल्कुल
ठीक आंसर होगा। ये हमने किया था अभी, ये किया था। अब इसके साथ क्या है, ये प्रॉब्लम देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन सोल्व किया था हमने, और उस क्वेश्चन के अंदर ये कहा था मैंने कि ए गैसियस प्लस 2b सॉलिड थ्री सी गैसियस। मैंने कहा था कि ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, पहला किया था व्हाट इफेक्ट ऑन के इक्विलिब्रियम, व्हाट इफेक्ट ऑन के इक्विलिब्रियम फर्स्ट। दूसरा कहा था व्हाट इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसी क्वेश्चन को मैंने अगर ऐसे ऐड कर देता बेटा कि कंसंट्रेशन ऑफ सी आफ्टर शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन होता तो क्या आंसर देते इसका। व्हाट इफेक्ट ऑफ के, ये आप दे चुके हो थोड़ी देर पहले, ये वाला आप दे चुके हो। व्हाट इफेक्ट ऑन के पर कोई इफेक्ट नहीं होता, आप कर चुके हो पहले। व्हाट इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आपने कहा कि ए जो है के एक्सप्रेशन में होगा, क्योंकि गैस है, के एक्सप्रेशन होगा, तो आप आंसर दे चुके हो। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन, ये कर चुके आप। लेकिन अब उस टाइम पे मैंने किसी स्टूडेंट ने ये बोला था कि सर ए की कंसंट्रेशन डबल करने पर 4 टाइम हो जाएगा, रेट 4 टाइम हो जाएगा, ऐसा कुछ पता नहीं किसी का आंसर आया था। उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं हम यहाँ कि अगर मैं ए का कंसंट्रेशन जो है वो डबल कर दूं तो सी की कंसंट्रेशन क्या आएगी। अब आफ्टर शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम जब शिफ्ट हो जाएगा तो सी का जो है वो कंसंट्रेशन क्या आएगा। 4 टाइम किसी ने बोला था कि सर 4 टाइम हो जाएगा, या ऐसा कुछ बोला था। डबल कर देते हैं, या थोड़ा क्वेश्चन में हो सकता है मैंने 2 इधर लगाया हो, या ये ऐसा लगाया हो, या ऐसे भी किया हो आपने, या ऐसे कर देते हैं, तो कैसे भी कर लो आप क्वेश्चन। तो देखो ऐसे प्रॉब्लम आपका आंसर बता सकता है बेटा कोई बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या आएगी कंसंट्रेशन सी इक्विलिब्रियम के बाद। लेट्स सी, जब भी आप करोगे कि आपने के का एक्सप्रेशन लिखोगे, इसका वो तो फिक्स रहेगा ना, के लिखोगे तो क्या आएगा, के सी की कंसंट्रेशन पहले क्यू अपॉन ए। दूसरी बार फिर इक्वेट करोगे तो अब क्या, अब आपको नहीं पता सी की कंसंट्रेशन क्या होगी थी इक्विलिब्रियम जब रीस्टेब्लिश हुआ, पावर तो 3 जाएगी, लेकिन ए की पता थी कि ए की कंसंट्रेशन आपने 2a कर दी थी, ए की कंसंट्रेशन 2a कर दी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से तो ए कैंसिल हो गया, और ये बन गया आपका 2 जो सी का, या ये कह दो कि हाँ ऐसे निकाल दो कि 2 सी का क्यूब इज इक्वल टू सी डैश का क्यूब। इसलिए मैंने बोला था कि कैलकुलेशन से आता है, वो इतना आसान नहीं होता देखना। तो अगर सी कर दिया तो इसका मतलब सी को सोल्व करना है, तो ये पावर इधर चली जाएगी, 2 की पावर 1/3, सी की 3 पावर थी इंटू 1/3, और इधर सी डैश आ जाएगा। तो सी डैश की वैल्यू देखो क्या आ गई पहले की, सी डैश पहले का जितना सी वैल्यू था इंटू 2 का पावर 1/3, ये आंसर आएगा। तो वो सी की वैल्यू का 2 का पावर 1/3 ऑप्शन जो होगा उसको आप करेक्ट करोगे। तो कैलकुलेशन से निकलती है, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज करने से के की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो के का पहले का एक्सप्रेशन जो होगा वो आपका सी का क्यूब अपॉन ए हो जाएगा। दूसरा एक्सप्रेशन सी आपको नहीं पता अब कितना हो गया, क्योंकि ए जब बढ़ाओगे आप तो इक्विलिब्रियम तो रीस्टेब्लिश होगा,
तो इक्विलिब्रियम ए बढ़ाओगे तो जैसे आपने 2a किया वो 2a आगे जाके c में जाएगा। तो हमें ये तो पता है कि a को 2a कर दिया है, लेकिन 2a करने के बाद c कितना आएगा, तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा हमें। c का क्यूब अपॉन a इक्वल टू c डैश क्यूब अपॉन 2a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा और बाकी c की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये इफेक्ट होते हैं। अगर कैलकुलेशन निकालना है तो इस तरीके से निकालोगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अच्छों के पसीने निकल जाते हैं इसके अंदर, और वही सिलेक्ट होते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करना जानता है। सिलेक्शन उसी का होगा। अगर क्वेश्चन ढंग का आ गया तो बच्चा वहीं पे रुक जाता है। सिलेक्शन होते हुए भी देखे हैं, रुकते हुए भी देखे हैं। इस चैप्टर को जो करेगा तो बहुत इसमें बार बार मैं यही बोलूंगा कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूं, जैसे अभी भी देख रहा हूं 19 बच्चे रह गए हैं, लीव कर जाते हैं बच्चे, इधर उधर भाग जाते हैं। जिसमें जरूरत है उस चैप्टर में भी नहीं बैठोगे तो इसका मतलब तो फिर पढ़ते रहोगे, सिर्फ जो है आयोनाइजेशन एनर्जी इधर से लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, टॉप से नीचे घटती है, और फिर सोचोगे कि मैं कल को डॉक्टर बन जाऊं, तो वो इतना आसान होगा नहीं बेटा। तो इन चैप्टर को जो बच्चे, खैर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो बैठे ही हैं, मैं देखता ही रहता हूं उनको, जिन्होंने करना है उनका सिलेक्शन भी होगा, तो इनको बहुत अच्छे से करना है। उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूं, उनको बहुत अच्छे से एक एक प्रॉब्लम, जहां से जो प्रॉब्लम मिलता है उसको आप करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन सीख पाओगे। और दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास, और स्पेशली फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द आयनिक इक्विलिब्रियम। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उससे स्टार्ट लेंगे हम, आयनिक इक्विलिब्रियम से। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू, सी यू, टेक केयर।